नमस्ते दोस्तों। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो कभी एक आम इंसान था, लेकिन हालात और अन्याय ने उसे पाकिस्तान के सबसे खूंखार डाकू छोटू में बदल दिया। ये सिर्फ एक डाकू की कहानी नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की भी कहानी है जो कभी कभी बेगुनाहों को अपराधी बनने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए मेरे साथ इस सफर पर, जहां हम जानेंगे छोटू के उदय, उसके आतंक और उसके नाटकीय अंत की पूरी दास्तान। हमारी कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक छोटे से गांव से, जहां गुलाम रसूल नाम का एक लड़का रहता था। यही गुलाम रसूल बाद में छोटू के नाम से जाना गया। छोटू का बचपन शायद किसी भी आम बच्चे जैसा ही होता, अगर उसके साथ वो अन्याय न हुआ होता जिसने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। छोटू के परिवार के पास 12 एकड़ जमीन थी। ये जमीन उनके जीवन का आधार थी, उनकी रोजी रोटी का जरिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ लालची रिश्तेदारों और दुश्मनों ने मिलकर उनकी इस पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर लिया। सोचिए, एक गरीब परिवार जिसकी जमीन ही सब कुछ हो, अगर वो भी छीन ली जाए तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। ये सिर्फ जमीन का छीनना नहीं था, ये उनके भविष्य का छीनना था, उनके सपनों का टूटना था। अभी ये सदमा ठीक से संभला भी नहीं था कि छोटू पर एक और पहाड़ टूट पड़ा। उसे चोरी के एक झूठे इल्जाम में फंसा दिया गया और जेल भेज दिया गया। एक नौजवान लड़का जिसने कोई गुनाह नहीं किया था, उसे जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। जेल का वो अंधेरा, वो घुटन और सबसे बढ़कर उस अन्याय का बोझ जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया। जेल में बिताया हर पल उसके अंदर बदले की आग को और भड़काता रहा। उसने शायद उसी दिन फैसला कर लिया था कि जब वो इस जेल से बाहर निकलेगा तो वो गुलाम रसूल नहीं रहेगा जिसे किसी ने भी कुचल दिया था। वो कुछ और बनेगा, कुछ ऐसा जो किसी के काबू में ना आए। जब छोटू जेल से बाहर आया तो उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, बदला। उसे समझ आ गया था कि सीधी सादी जिंदगी जीने से कुछ नहीं मिलेगा। उसे अपनी जमीन वापस चाहिए थी और उन लोगों को सबक सिखाना था जिन्होंने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया था। इसी दौरान उसकी मुलाकात बाबा लौंग नाम के एक बड़े और इज्जतदार डाकू से हुई। बाबा लौंग ने छोटू के अंदर की आग को पहचाना। उन्होंने उसे अपने गिरोह में शामिल कर लिया और उसे प्यार से छोटू बुलाने लगे। ये नाम उसके साथ ऐसा जुड़ा कि गुलाम रसूल कहीं खो गया और दुनिया उसे छोटू डाकू के नाम से जानने लगी। बाबा लौंग के साथ रहकर छोटू ने डाकूगिरी के सारे दांव पेंच सीखे। उसने सीखा कि कैसे जंगल में छिपना है, कैसे पुलिस से बचना है और कैसे अपने दुश्मनों से निपटना है। बाबा लौंग की मौत के बाद छोटू ने उस गिरोह की कमान संभाल ली। अब वो सिर्फ एक डाकू नहीं था, वो एक सरदार था जिसके इशारे पर पूरा गिरोह चलता था। और यहीं से शुरू हुआ छोटू के आतंक का असली अध्याय। छोटू का गिरोह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में राजनपुर और रहीम यार खान के बीच एक घने जंगल वाले टापू से काम करता था। ये जगह इतनी दुर्गम थी कि पुलिस के लिए वहां पहुंचना लगभग नामुमकिन था। चारों तरफ पानी और घना जंगल, ये जगह डाकुओं के लिए किसी किले से कम नहीं थी। इतिहास में भी इस जगह का इस्तेमाल क्रांतिकारियों और बाद में अपराधियों ने छिपने के लिए किया था। छोटू ने इस जगह का पूरा फायदा उठाया। धीरे धीरे छोटू का गिरोह बढ़ता गया। शुरुआत में कुछ लोग रहे होंगे, लेकिन जल्द ही उसके गिरोह में करीब 300 सदस्य हो गए। यह सिर्फ संख्या नहीं थी, यह ताकत थी। और इस ताकत को बढ़ाने के लिए छोटू ने हथियारों पर खास ध्यान दिया। उसके पास पुलिस से भी ज्यादा आधुनिक और खतरनाक हथियार थे। सोचिए, एक डाकू गिरोह के पास एंटी टैंक मिसाइलें और एंटी एयरक्राफ्ट गन जैसी चीजें थीं। ये हथियार उन्हें पुलिस पर भारी पड़ने में मदद करते थे। पुलिस जब भी ऑपरेशन करने आती, छोटू के डाकू उन्हें आसानी से मात दे देते। छोटू की पहचान सिर्फ उसके हथियारों से नहीं थी, बल्कि उसके अपहरण के तरीकों से भी थी। उसने अमीर व्यापारियों और बड़े बड़े लोगों को अगवा करना शुरू कर दिया। वो जानता था कि इन लोगों के पास पैसा है और सरकार भी इन्हें छुड़ाने के लिए कुछ भी करेगी। उसके अपहरण इतने सफल होते थे कि सरकार को मजबूर होकर उसकी शर्तें माननी पड़ती थीं और भारी फिरौती देनी पड़ती थी। एक बार तो उसने हद ही कर दी। पाकिस्तान में एक हाईवे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे चीनी इंजीनियरों को छोटू ने अगवा कर लिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी।
ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। पाकिस्तान सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा। उन्हें मजबूर होकर छोटू से बातचीत करनी पड़ी और इंजीनियरों को छुड़ाने के लिए बड़ी रकम चुकानी पड़ी। इस घटना ने छोटू को रातों रात पाकिस्तान में एक कुख्यात नाम बना दिया। छोटू का आतंक इतना बढ़ गया था कि सरकार ने उस पर 20 लाख पाकिस्तानी रुपये का इनाम रखा। उस समय किसी भी अपराधी पर रखा गया ये सबसे बड़ा इनाम था। लेकिन छोटू को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो अक्सर मीडिया को इंटरव्यू देता था और पुलिस का खुलेआम मजाक उड़ाता था। वो कहता था कि पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाएगी। उसकी ये बातें पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं थीं। पुलिस ने कई बार बड़े बड़े ऑपरेशन चलाए, लेकिन हर बार छोटू उन्हें चकमा देकर जंगल में गायब हो जाता। वो जंगल का राजा बन चुका था और पुलिस उसके सामने बेबस हो जाती थी। छोटू का आतंक बढ़ता जा रहा था और पुलिस उसे रोकने में नाकाम साबित हो रही थी। हर बार पुलिस को मुंह की खानी पड़ती थी। जनता में सरकार और पुलिस के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लोग सवाल उठा रहे थे कि आखिर एक डाकू इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है कि पूरी पुलिस फोर्स उसे पकड़ न पाए। और फिर आया वो दिन जिसने इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ दिया। अप्रैल 2016 की बात है। पुलिस ने छोटू को पकड़ने के लिए एक और बड़ा ऑपरेशन चलाया। ये ऑपरेशन पहले से ज्यादा बड़ा और सुनियोजित था। पुलिस को लगा था कि इस बार छोटू उनके हाथ से नहीं बच पाएगा, लेकिन छोटू ने एक बार फिर सबको चौंका दिया। उसने पुलिस पर पलटवार किया और इस बार उसने 24 पुलिस वालों को ही अगवा कर लिया। ये खबर पूरे पाकिस्तान में आग की तरह फैल गई। 24 पुलिस वालों का अगवा होना कोई छोटी बात नहीं थी। ये सीधे सीधे सरकार और कानून व्यवस्था पर हमला था। पूरे देश में हंगामा मच गया। मीडिया में हर तरफ छोटू और अगवा किए गए पुलिस वालों की खबरें थीं। सरकार पर भारी दबाव आ गया कि वो जल्द से जल्द इन पुलिस वालों को छुड़ाए और छोटू को पकड़े। अभी ये सदमा कम भी नहीं हुआ था कि छोटू ने एक और खौफनाक कदम उठाया। उसने अगवा किए गए 24 पुलिस वालों में से 6 को बेरहमी से मार डाला। इस घटना ने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया। अब ये सिर्फ डाकू और पुलिस की लड़ाई नहीं रह गई थी, ये राष्ट्रीय सम्मान का सवाल बन गया था। जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सरकार को समझ आ गया था कि अब सिर्फ पुलिस से काम नहीं चलेगा। ये एक ऐसी स्थिति थी जहां सरकार को अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। और यहीं पर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़, इसका क्लाइमैक्स। पाकिस्तान सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लिया। उन्होंने सेना को मैदान में उतारने का आदेश दिया। ये कोई छोटी बात नहीं थी। सेना का इस्तेमाल आमतौर पर युद्ध या देश की सुरक्षा के लिए किया जाता है, लेकिन एक डाकू को पकड़ने के लिए सेना को बुलाना यह दिखाता था कि छोटू का आतंक किस हद तक पहुंच गया था। पाकिस्तानी सेना के आने की खबर से पूरे देश में उम्मीद की एक नई किरण जगी। ऑपरेशन का नाम रखा गया जर्रब-ए-आहन, जिसका मतलब होता है लोहे की मार। ये नाम ही बता रहा था कि सेना इस बार कोई कसर नहीं छोड़ने वाली थी। ये एक बहुत बड़ा सैन्य अभियान था, जिसमें लगभग 1500 से 2000 सेना के जवान, 300 रेंजर्स और 1600 स्थानीय पुलिसकर्मी शामिल थे। इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बल एक साथ किसी डाकू को पकड़ने के लिए शायद ही कभी तैनात किए गए हों। सेना ने छोटू के गढ़, उस जंगल वाले टापू को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने आधुनिक हथियारों, हेलीकॉप्टरों और विशेष कमांडो का इस्तेमाल किया। जंगल के हर कोने की तलाशी ली गई। छोटू और उसके डाकुओं को समझ आ गया था कि इस बार उनका सामना पुलिस से नहीं, बल्कि देश की सबसे ताकतवर सेना से है। 20 दिनों तक जंगल में जबरदस्त लड़ाई चली। सेना ने डाकुओं के हर ठिकाने को तबाह कर दिया। छोटू और उसके साथी बुरी तरह घिर चुके थे। उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। गोला बारूद खत्म होने लगा था और उनके हौसले पस्त हो रहे थे। छोटू, जो कभी पुलिस का मजाक उड़ाता था, अब खुद मौत के मुंह में फंसा हुआ था। छोटू ने आखिरी कोशिश की। उसने सेना से बातचीत करने की पेशकश की और मांग की कि उसे और उसके कुछ खास साथियों को दुबई जाने के लिए सुरक्षित रास्ता दिया जाए। वो शायद सोच रहा था कि सेना उसकी ये शर्त मान लेगी, जैसा कि पहले कई बार सरकारों ने किया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। सेना ने उसकी मांग को साफ तौर पर ठुकरा दिया। उनका एक ही लक्ष्य था, छोटू का आत्मसमर्पण, बिना किसी शर्त के।
और फिर 24 अप्रैल 2016 को वो ऐतिहासिक दिन आया जब छोटू को समझ आ गया कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तो उसने पाकिस्तानी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके साथ उसके 70 साथी डाकुओं ने भी हथियार डाल दिए। ये सिर्फ एक डाकू का आत्मसमर्पण नहीं था, ये आतंक की हार थी और कानून की जीत थी। जैसे ही छोटू ने आत्मसमर्पण किया, अगवा किए गए सभी पुलिस वाले और दूसरे बंधक भी आजाद हो गए। पूरे पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ गई। सेना को हीरो की तरह सराहा गया। छोटू, जो कभी जंगल का बादशाह था, अब एक कैदी था। छोटू और उसके गिरोह के सदस्यों को तुरंत हिरासत में ले लिया गया और उनके खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। यह एक लंबा और पेचीदा कानूनी मामला था, क्योंकि उनके खिलाफ कई गंभीर आरोप थे। मार्च 2019 में एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने गुलाम रसूल उर्फ छोटू और उसके 18 खास साथियों को पुलिस वालों की हत्या के जुर्म में मौत की सजा सुनाई। ये एक बहुत बड़ा फैसला था, जिसने ये साफ कर दिया कि कानून से कोई बड़ा नहीं है। बाकी के 70 डाकू जिन्होंने आत्मसमर्पण किया था, उन्हें उम्र कैद की सजा मिली। हालांकि छोटू और उसके साथी जेल में थे, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मार्च 2020 में छोटू के कुछ बचे हुए गिरोह के सदस्यों ने एक बार फिर पुलिस वालों को अगवा करने की कोशिश की, ताकि छोटू को रिहा करवाया जा सके। लेकिन इस बार पुलिस और सेना पहले से ज्यादा चौकस थीं और उनकी ये कोशिश नाकाम रही। आज भी छोटू और उसके साथी पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं। उनकी मौत की सजा पर सुप्रीम कोर्ट में अपील चल रही है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक अन्याय की वजह से एक इंसान गलत रास्ते पर जा सकता है और कैसे उसका आतंक इतना बढ़ सकता है कि उसे रोकने के लिए देश की सबसे बड़ी ताकत यानी सेना को मैदान में उतरना पड़े। लेकिन आखिरकार कानून और न्याय की जीत होती है। छोटू की कहानी एक सबक है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, कानून से ऊपर कोई नहीं है। और यह भी कि अन्याय कभी कभी कैसे एक आम इंसान को अपराधी बनने पर मजबूर कर देता है।